कहानी की शुरुआत में हमें 2035 की दुनिया दिखाई देती है, जब रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। रोबोट्स अब इंसानों के साथ नॉर्मली घूमते फिरते हैं और रोबोट्स ही अब इंसानों के सारे काम करते हैं, जैसे वे वेटर्स हैं, सड़कों से कचरा उठाना, पैकेज डिलीवरी करना इत्यादि हर तरह के काम इंसान रोबोट्स से ही करवा रहे हैं। आज का समय ऐसा है कि रोबोट्स इतने कॉमन हो गए हैं कि हर घर में एक रोबोट है। इसके बाद हम विली स्मिथ नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो रोबोट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उन पर भरोसा नहीं करता और इसकी एक स्ट्रॉन्ग वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। खैर, एक सुबह स्मिथ अचानक नींद से जाग जाता है क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा है। सपने में वो एक छोटी बच्ची को गाड़ी में फंसा हुआ देखता है और गाड़ी पानी में डूब रही है। स्मिथ समझ नहीं पाता कि उसे बार बार वही सपना क्यों आ रहा है, लेकिन रोज की तरह वो सपने को भूलकर तैयार होकर काम पर निकल पड़ता है। लेकिन जाते समय वो देखता है कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा है और पीछे कोई चिल्ला रहा था, इसलिए स्मिथ उस रोबोट का पीछा करता है और थोड़ी देर दौड़ने के बाद आखिरकार उसे पकड़ लेता है। जैसे ही रोबोट गिरता है उसके हाथ से बैग छूट जाता है। तब स्मिथ स्टाइल के साथ कहता है कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तभी वो महिला कहती है, तुम एक गधे हो, ये मेरा रोबोट है। मैं अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी जिसमें मेरा इनहेलर था और ये उसे ही तेजी से लाने गया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं सांस ले पा रही हूँ, वरना आज मैं तुम्हें मजा चखाती। इसके बाद स्मिथ जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं कि आज तक किसी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया और स्मिथ को लगा कि रोबोट चोरी कर रहा है। खैर, स्मिथ के पास एक कॉल आता है जो रोबोट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएस रोबोटिक्स यानी यूएसआर से था। स्मिथ सारा काम छोड़कर तुरंत यूएसआर के हेडक्वार्टर पहुंचता है। इस यूएसआर के को फाउंडर का नाम डॉक्टर अल्फ्रेड लैनिंग है। लैनिंग की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता। असल में लैनिंग अपनी मौत के आखिरी पल में अपने ऑफिस में थे और उनका ऑफिस काफी ऊपर वाले फ्लोर पर था। इसके बाद देखा जाता है कि उनके ऑफिस की खिड़की का कांच टूटा हुआ है और डेड बॉडी एकदम नीचे जमीन पर पड़ी है। वहाँ मौजूद सभी स्टाफ के मुताबिक लैनिंग ने खुद को खत्म कर लिया है, क्योंकि हर तरफ तो बहुत सिक्योरिटी थी और उनके ऑफिस में कोई गया भी नहीं था। अब इस केस के लिए स्मिथ को बुलाया गया है, जो कि लैनिंग का जानने वाला था। स्मिथ वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले इस कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन से मिलता है, जो स्मिथ को लैनिंग की मौत की जांच करने की पूरी आजादी दे देता है। साथ ही अपनी कंपनी की एक एम्प्लॉय को उसके साथ भेजता है जिसका नाम डॉक्टर केल्विन है। केल्विन एक रोबोट साइकोलॉजिस्ट है जो लैनिंग के साथ रोबोट्स के आर्टिफिशियल ब्रेन पर रिसर्च करती थी। स्मिथ से मिलने के बाद केल्विन पहले कहती है, मैंने डॉक्टर लैनिंग की साइकिक प्रोफाइल चेक की है। लैनिंग ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था और अपना पूरा समय मशीनों और रोबोट्स के साथ गुजारते थे। इस पर स्मिथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है लैनिंग अपने अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे और इसीलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। केल्विन कहती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह अजीब बात है क्योंकि लैनिंग तो अपनी कामयाबी पर बहुत गर्व करते थे। हम कुछ ही दिनों में उनके बनाए हुए अब तक के सबसे एडवांस रोबोट NS5 को दुनिया के सामने लाने वाले हैं। लैनिंग का सपना था कि हर 5 इंसानों की मदद के लिए एक NS5 रोबोट हो और उनका यह सपना पूरा होने ही वाला था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लैनिंग ने अपनी जान क्यों दी। तब स्मिथ पूछता है कि मैं यहाँ के CCTV फुटेज चेक करना चाहता हूँ। तब केल्विन उसे एक कंप्यूटर के पास ले जाती है जिसका नाम विकी है। विकी एक तरह का मास्टर कंप्यूटर है जो पूरी तरह से इंसानों के साथ बात कर सकता है और इस पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो सभी रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट भी करता है। सभी रोबोट्स 3 कानूनों यानी 3 लॉज पर चलते हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। पहला कानून है कि एक रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इंसान चाहे तो उसे चोट दे सकता है। दूसरा यह है कि एक रोबोट को इंसान के आदेश का पालन करना होगा, लेकिन ऐसा करते समय पहले कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि एक रोबोट को खुद की रक्षा करनी होगी, लेकिन ऐसा करते समय पहले और दूसरे कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब स्मिथ विकी से कहता है कि जिस खिड़की से लैनिंग ने छलांग लगाई है उस खिड़की के टूटने से कुछ समय पहले का फुटेज दिखाओ, लेकिन विकी कहती है, माफ कीजिए सर, वो डाटा डैमेज हो गया है। अब स्मिथ और डॉक्टर केल्विन लैनिंग की लैब में आ जाते हैं, यानी जहाँ से लैनिंग ने छलांग लगाई थी। स्मिथ देखता है कि लैनिंग की लैब के अंदर ही उनका बेड लगा हुआ है। इसके बाद स्मिथ एक टूल को खिड़की के दूसरे कांच पर जोर से मारता है, लेकिन इतनी जोर से मारने के बाद भी उस कांच पर सिर्फ दरार आती है। स्मिथ केल्विन से कहता है, देखा तुमने, ये एक मजबूत कांच है। क्या लैनिंग के पास इतनी ताकत थी कि वो इस कांच को तोड़कर सीधा नीचे कूद जाते? पक्का यहाँ कोई और भी था। स्मिथ उस लैब के चारों तरफ एक नजर घुमाता है जहाँ हर तरफ रोबोट के अलग अलग पार्ट्स रखे हुए थे। स्मिथ कहता है, अगर बाहर से कोई अंदर नहीं आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लैनिंग का कातिल इसी वक्त लैब के अंदर ही मौजूद हो। यह सुनकर केल्विन समझ जाती है कि स्मिथ रोबोट की बात कर रहा है। वह कहती है, यह नामुमकिन है। हम अपने हर रोबोट को 3 कानूनों पर प्रोग्राम करते हैं। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्मिथ अपनी गन लेकर रोबोट के पार्ट्स को चेक कर रहा था, तभी अचानक उन पार्ट्स में से एक रोबोट उछलकर बाहर आता है और स्मिथ की गन को लात मारकर एक जगह खड़ा हो जाता है। उसे देखकर स्मिथ अपने पैर के पास रखी दूसरी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है। तब केल्विन कहती है, स्मिथ रुको, ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी का रोबोट NS5 है। ये सिर्फ इंसानों की नकल कर रहा है। जैसे इंसान खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही यह भी तुमसे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी वो रोबोट केल्विन के हाथ से स्मिथ की गन छीनकर स्मिथ पर ही तान देता है। केल्विन उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड देती है, लेकिन वह रोबोट डीएक्टिवेट नहीं होता और दौड़कर उसी खिड़की से कूद जाता है जहाँ से डॉक्टर लैनिंग कूदे थे। तभी स्मिथ उसे निशाना बनाकर एक गोली मारता है जो रोबोट के पैर में लग जाती है। रोबोट काफी ऊपर से सुरक्षित तरीके से नीचे गिरता है और वहाँ से भाग जाता है। स्मिथ और केल्विन जब बाहर आते हैं तो उन्हें सड़क पर स्मिथ की बंदूक और कुछ केमिकल की बूंदें दिखाई देती हैं। स्मिथ समझ
समझ जाता है कि उसकी गोली लगने की वजह से रोबोट का पैर डैमेज हुआ है, जहाँ से यह केमिकल निकल रहा है। स्मिथ पूछता है कि रोबोट अब कहाँ जा सकता है। केल्विन कहती है रोबोट को अब रिपेयर की जरूरत है, इसलिए यकीनन वह हमारी असेंबली फैक्ट्री में गया है। यह सुनकर स्मिथ तुरंत अपनी पुलिस टीम को उस फैक्ट्री में पहुंचने के लिए कहता है और खुद केल्विन के साथ रोबोटिक्स असेंबली फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां रोबोट्स को बनाया जाता है। हालांकि वहां कोई मजदूर नहीं है, सारा काम मशीनों और रोबोट्स की मदद से हो रहा था, यानी अब रोबोट ही रोबोट को बना रहे हैं। केल्विन स्मिथ को एक बड़े हॉल में लेकर आती है, जहां बहुत सारे रोबोट असेंबली प्रोसेस से अगले प्रोसेस में जाने के लिए तैयार थे। केल्विन स्मिथ को बताती है कि हमारी फैक्ट्री एक दिन में 1000 NS5 रोबोट बना सकती है, इसलिए उस हिसाब से यहाँ 1000 रोबोट होने चाहिए। लेकिन जब केल्विन डाटा स्कैन करती है तो वह देखती है कि यहाँ 1001 रोबोट मौजूद है, यानी वो भागा हुआ रोबोट यहाँ रिपेयर होने आया है और इन रोबोट्स के बीच कहीं छिपा है। लेकिन ये सभी रोबोट्स एक जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से उनमें से उस भागे हुए रोबोट को खोजना बहुत मुश्किल है। स्मिथ पूछता है क्या तुम्हारे पास यहाँ से उस रोबोट को पहचानने का कोई तरीका है? केल्विन कहती है एक तरीका है, मुझे इनसे एक एक करके पूछताछ करनी होगी, लेकिन इसमें 3 हफ्ते का समय लगेगा। यह सुनकर स्मिथ अब अपने तरीके का इस्तेमाल करता है। स्मिथ सभी रोबोट्स को कमांड देकर कहता है रोबोट्स तुम में से कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस पर सभी रोबोट्स कमांड कंफर्म करते हैं। स्मिथ कहता है कि वो भागा हुआ रोबोट हमारे आदेश को नहीं मानता, इसलिए वह खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये कहकर स्मिथ एक रोबोट के सिर में गोली मार देता है। इस पर केल्विन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन स्मिथ किसी भी तरह उस रोबोट को ढूंढना चाहता है। इसके बाद स्मिथ एक और रोबोट के सामने जाता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला था, तभी पीछे से कुछ दूरी पर एक रोबोट स्मिथ की तरफ झांकता है। स्मिथ उसे पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है, मगर वो रोबोट फिर से किसी एक लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे स्मिथ समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है। इसके बाद जब स्मिथ उसे ढूंढ रहा था, तब वह खुद से स्मिथ पर अटैक कर देता है और फैक्ट्री का शटर तोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर पुलिस की पूरी टीम उसी का इंतजार कर रही थी। वे एक जाल फेंककर उस रोबोट को पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी भी स्मिथ के सीनियर को उस पर भरोसा नहीं था। स्मिथ कहता है मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट उससे बात करना चाहता हूँ, और उसका सीनियर 5 मिनट के लिए मान जाता है। देखा जाता है कि उस रोबोट को इंट्रोगेशन रूम में बहुत कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। स्मिथ सीधा इंट्रोगेशन रूम में आता है। असल में यह रोबोट बाकियों से अलग है, क्योंकि यह उन 3 कानूनों पर नहीं चलता जिन पर बाकी रोबोट्स चलते हैं। अगर यह उन 3 कानूनों पर चलता तो जिस समय केल्विन ने उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड दिया था, वह तभी डीएक्टिवेट हो जाता। खैर, स्मिथ उससे पूछता है तुमने डॉक्टर लैनिंग को क्यों मारा? जवाब में रोबोट कहता है मैंने लैनिंग को नहीं मारा, बल्कि वह मेरे पिता की तरह थे। वह मुझे इंसानों के तौर तरीके और आचरण सिखाते थे। स्मिथ कहता है अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो तुम छिपे क्यों थे? रोबोट कहता है मैं डर गया था। स्मिथ कहता है रोबोट्स में इमोशंस नहीं होते, उन्हें न तो भूख लगती है और न ही उन्हें नींद आती है। तब रोबोट कहता है मुझे नींद आती है और मुझे सपने भी आते हैं। ये सुनकर स्मिथ कहता है तो मुझे लग रहा है कि लैनिंग ने तुम्हारे अंदर इंसानों वाले इमोशंस डालने की कोशिश की थी और शायद उस कोशिश में तुम कंट्रोल से बाहर चले गए। और क्या तुमने ही लैनिंग की हत्या की है? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ? टीन के डिब्बे। ये सुनते ही रोबोट बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है मैंने कहा ना, मैंने लैनिंग को नहीं मारा। ये सुनकर स्मिथ हैरान हो जाता है। इसके बाद रोबोट कहता है मेरा नाम सन्नी है, टीन का डिब्बा नहीं, और मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर लैनिंग ने अपनी जान खुद ली थी। वह किसी चीज से डरे हुए थे और उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी और वादा लिया था कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। स्मिथ पूछता है कैसी मदद? लेकिन तभी स्मिथ के सीनियर यूएसआर के सीईओ रॉबर्टसन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि स्मिथ सन्नी से और पूछताछ करना चाहता था, लेकिन रॉबर्टसन स्मिथ और उसके सीनियर से कहते हैं कि सन्नी के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह इंसानों के कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए यूएसआर की तरफ से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके बाद रॉबर्टसन के सोल्जर सन्नी को लेकर जाने लगते हैं। रॉबर्टसन के पास बहुत सारे सोल्जर थे, इसलिए स्मिथ उन्हें रोक नहीं पाता। अब स्मिथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। वह कहता है डॉक्टर लैनिंग ने खुद को खत्म क्यों किया और वह किस चीज से डर रहे थे? यह जानने के लिए स्मिथ लैनिंग के घर पहुंचता है, जहां उसे एक डेमोलिशन रोबोट दिखाई देता है। वह रोबोट यूएसआर कंपनी के लिए पुरानी बिल्डिंग्स गिराने का काम करता था। स्मिथ उसे अपनी आईडी दिखाता है और आने की वजह बताता है। रोबोट कहता है इस घर को कल सुबह 8 बजे गिराने का कमांड दिया गया है। ये ऑर्डर यूएसआर कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन ने दिया है। अब चूंकि सुबह के 8 बजने में अभी काफी समय बाकी था, इसलिए स्मिथ घर के अंदर जाकर जांच करने लगता है। तभी अचानक बाहर मौजूद डेमोलिशन रोबोट का टाइम बदल जाता है और घर गिराने का जो समय कल सुबह 8 बजे का था, वह आज रात 8 बजे पर सेट हो जाता है और इस वक्त भी 8 ही बज रहे थे, इसलिए रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। स्मिथ अंदर है ये जानने के बावजूद अचानक वह रोबोट अपने हाथों से पूरे घर को तोड़ना शुरू कर देता है। स्मिथ किसी तरह दौड़कर और घिसटकर बचता है और घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है, जिससे स्मिथ की जान बाल बाल बच जाती है। इसके बाद स्मिथ सीधा केल्विन के घर पहुंचता है। स्मिथ के सिर पर चोट देखकर केल्विन पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? स्मिथ कहता है यह तुम्हारे डेमोलिशन रोबोट की वजह से हुआ है। कोई तो है जो मुझे लैनिंग की मौत का रहस्य जानने से रोकना चाहता है और वह रॉबर्टसन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। शायद तुम्हारे NS5 रोबोट्स में कोई बड़ी समस्या है और चूंकि उसने इन रोबोट्स पर बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए अपनी कमी छुपाने के लिए उसने पहले लैनिंग को मारा और अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। केल्विन को इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन क्या वाकई इन सब के पीछे रॉबर्टसन का हाथ है? देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन यूएसआर कंपनी अपने नए NS5 रोबोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देती है। वे अपने सभी पुराने NS4 रोबोट्स को इकट्ठा करने लगते हैं और उनके बदले लोगों को NS5 रोबोट्स देने लगते हैं। NS5 रोबोट की खासियत यह थी कि वे सीधे यूएसआर कंपनी के सिस्टम से लिंक थे, जिससे कंपनी जब चाहे जरूरत के हिसाब से रोबोट्स में नए फीचर्स अपडेट कर सकती थी। दूसरी तरफ स्मिथ पूरी तरह से लैनिंग
लैनिंग की मौत का रहस्य समझने में लगा था। वह अपने ऑफिस में बैठकर लैनिंग का आखिरी इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें लैनिंग कहते हैं, ऐसा समय आएगा जब रोबोट्स भी इंसानों की तरह अपने दिमाग में राज रख सकेंगे। एक दिन आएगा जब रोबोट्स भी सपने देखेंगे। बाकी रोबोट्स से अलग सन्नी सपने देख सकता है। यानी लैनिंग ने किसी वजह से सन्नी को अलग तरह से प्रोग्राम किया है। स्मिथ फिर से यूएसआर के हेडक्वार्टर जाने लगता है, जहाँ इस समय केल्विन सन्नी का चेकअप कर रही थी। सन्नी पूछता है, आप मुझे मार देंगी है ना? केल्विन कहती है, ये तो चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद जब केल्विन सन्नी के कल पुर्जे खोलती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि सन्नी की मशीनें और पुर्जे दूसरे रोबोट्स जैसे नहीं थे। केल्विन समझ जाती है कि लैनिंग ने इस रोबोट को स्पेशली अलग बनाया है। इधर रास्ते में स्मिथ विकी को बुलाता है, यानी उस सुपर कंप्यूटर को। स्मिथ उससे कहता है, तुम मुझे डॉक्टर लैनिंग और रॉबर्टसन के बीच हुए आखिरी 50 मैसेज दिखाओ। अब विकी रॉबर्टसन को बता देती है कि स्मिथ ने उसके सीक्रेट डाटा को रीड किया है। ये सुनकर रॉबर्टसन चिढ़ जाता है और एक ट्रांसमीटर अपने कान में लगाकर कहता है, यह ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ स्मिथ अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पर रखकर रिलैक्स होकर यूएसआर के हेडक्वार्टर जा रहा था। तभी अचानक वहां यूएसआर रोबोट्स के 2 कंटेनर ट्रक आते हैं, जो स्मिथ की गाड़ी को आगे और पीछे से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर स्मिथ अपनी गाड़ी को मैनुअल मोड पर ले आता है। तभी उन कंटेनर्स के दरवाजे खुलते हैं, जिनमें बहुत सारे रोबोट्स थे। अचानक रोबोट्स के अंदर रेड लाइट जल उठती है और वे कंटेनर से स्मिथ पर झपट पड़ते हैं। वे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मिथ भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह किसी तरह उनसे बचकर पूरी स्पीड में कंटेनर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और रोबोट्स को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलता रहता है। स्मिथ एक के बाद एक रोबोट्स को मारता है, लेकिन आखिर में उसकी गाड़ी एक जगह क्रैश हो जाती है, जिससे स्मिथ थोड़ा घायल हो जाता है। तभी रास्ते पर कुछ रोबोटिक ट्रक आते हैं और वे कुछ ही पलों में सड़क पर पड़े रोबोट्स के मलबे को हटाकर स्मिथ और रोबोट्स के बीच हुई लड़ाई के सारे सबूत मिटा देते हैं। स्मिथ खुद को संभाल ही रहा था कि एक आखिरी रोबोट उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है, लेकिन स्मिथ उस वार को रोक लेता है। यहाँ हमें एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखता है। स्मिथ का वह हाथ भी रोबोटिक था। तभी उस रोबोट को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तेजी से दौड़कर सीधा आग में कूद जाता है। वहाँ पुलिस की एक टीम पहुंचती है, जिसमें स्मिथ के सीनियर भी थे। वह स्मिथ से पूछते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? स्मिथ कहता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, मुझ पर रोबोट्स ने हमला किया है। क्या तुम्हें सड़क पर उनके पार्ट्स दिखाई नहीं दिए? सीनियर कहते हैं, लेकिन सड़क तो पूरी तरह खाली है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया हो। तुम रोबोट्स से नफरत करते हो, इसलिए तुम उन्हें खतरनाक साबित करने में तुले हुए हो। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। स्मिथ अपना पुलिस बैच अपने सीनियर की तरफ उछाल देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आकर वह अपने घायल हाथ पर एक स्प्रे करता है, जिसके बाद उस हाथ पर स्किन की परत आ जाती है। केल्विन स्मिथ के पास आती है और कहती है, सन्नी बाकी रोबोट्स से बहुत अलग है। स्मिथ कहता है, मुझे पता है, हमारे सभी सवालों के जवाब उसी के पास हैं, तुम बस मुझे उससे मिलवाओ। केल्विन कहती है, ठीक है। इसके बाद स्मिथ केल्विन के साथ हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी केल्विन को स्मिथ की बॉडी पर कुछ अजीब दिखता है। उसकी बॉडी पर ऑपरेशन के निशान थे। जब वह उसे छूकर देखती है तब उसे पता चलता है कि स्मिथ का बायां हाथ, बायां कंधा, बाएं फेफड़े और बाईं तरफ की कुछ पसलियां रोबोटिक थीं। स्मिथ बताता है, मेरा ऑपरेशन डॉक्टर लैनिंग ने किया था और यह सब कुछ उन्होंने ही बदला है। केल्विन पूछती है कि आखिर हुआ क्या था? तब स्मिथ बताता है, एक दिन एक ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाती है और वह हमारी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस टक्कर की वजह से 2 गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं। उनमें से एक गाड़ी मेरी थी और दूसरी गाड़ी में 12 साल की एक बच्ची और उसके माता पिता थे। बच्ची के माता पिता तो एक्सीडेंट के वक्त ही मारे गए थे, लेकिन उनका बच्चा जो पीछे बैठा था वह तब भी जिंदा था। लेकिन उनकी गाड़ी में पूरी तरह पानी भर गया था, जिसकी वजह से बच्ची पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रही थी। हालांकि मैं अपनी गाड़ी में घायल था, लेकिन मेरी गाड़ी में पूरी तरह पानी नहीं भरा था। तभी एक रोबोट जो एक्सीडेंट के वक्त वहीं मौजूद था, वह हमें बचाने के लिए नदी में कूद गया। मैंने उस रोबोट से कहा था कि पहले उस बच्ची को बचाओ, मैं अभी कुछ देर और सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन रोबोट ने उस बच्ची को छोड़कर मुझे बचाया, क्योंकि बच्ची की तुलना में मेरे बचने के चांस ज्यादा थे, जिसकी वजह से वह बच्ची मारी गई। उस दिन अगर उस रोबोट की जगह कोई इंसान होता तो वह पहले उस मासूम बच्ची को बचाता जो ज्यादा खतरे में थी। उस बच्ची के डूबने के वे पल अब मेरे सपनों में आते हैं और यही एकमात्र कारण है कि मैं रोबोट्स पर कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि रोबोट कभी इंसानों की तरह नहीं सोच पाएगा। खैर, ये सब बताने के बाद स्मिथ केल्विन के साथ यूएसआर के हेडक्वार्टर जाने लगता है। केल्विन स्मिथ से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर लैनिंग का सन्नी को बनाने का क्या मकसद था? स्मिथ कहता है, तुम्हें हैंसल एंड ग्रेटल कहानी की वह किताब याद है जो हमें लैनिंग की लैब में मिली थी? उस कहानी में 2 बच्चे जंगल में खो जाते हैं, जिसके बाद वे सुराग ढूंढते ढूंढते वापस घर पहुंच जाते हैं। इस किताब से लैनिंग मुझे इशारा देना चाहते थे कि उन्होंने मेरे लिए कोई सुराग छोड़ा है, जिसका पीछा करके मैं उनकी मौत का रहस्य जान सकूं, और मुझे पहला सुराग मिल गया है और वह है सन्नी। इसके बाद वे सन्नी के पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर स्मिथ उससे पूछता है, तुम सपने में क्या देखते हो? ये सुनकर सन्नी अपना सपना एक कागज पर ड्रा करके दिखाता है और कहता है, मैं सपने में एक टूटे हुए ब्रिज के पास हजारों रोबोट्स को देखता हूँ जो गुलाम हैं। उनके सामने उनका एक मसीहा खड़ा था जो रोबोट्स को उनकी गुलामी से मुक्ति दिलाता है। वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो स्मिथ। ये सुनकर स्मिथ चौंक जाता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जो उन्हें रॉबर्टसन के पास ले जाते हैं। रॉबर्टसन उन्हें यहाँ बिना परमिशन आने के लिए काफी खरी खोटी सुनाता है। तब स्मिथ गुस्से में कहता है कि यकीनन रॉबर्टसन उनसे कुछ छिपा रहा है। ये सुनकर रॉबर्टसन केल्विन से कहता है, केल्विन, क्या तुम जानती हो स्मिथ के दिमाग में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे हमेशा रोबोट्स से डर लगता है। ये बात स्मिथ के सीनियर ने भी कंफर्म की है, इसीलिए उन्होंने स्मिथ को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद रॉबर्टसन स्मिथ को हेडक्वार्टर से बाहर निकाल देता है और केल्विन को ऑर्डर देता है कि वह जल्द से जल्द सन्नी को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी तरफ स्मिथ सन्नी के सपने वाली तस्वीर
तस्वीर अपने साथ ले आया है। स्मिथ समझ जाता है कि यहाँ जो टूटा हुआ ब्रिज बनाया गया है वह तो लेक मिशिगन में स्थित है, जिसका पानी अब सूख चुका है। स्मिथ को लगता है कि उस जगह जाकर उसे कोई सुराग जरूर मिलेगा, इसलिए वह उस जगह के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच केल्विन सन्नी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अपनी लैब में ले आती है। वह सन्नी के ब्रेन में एक तरह का लिक्विड इंजेक्ट कर रही थी जिसे नैनाइट्स कहा जाता है। ये नैनाइट्स किसी रोबोट के दिमाग में डाल दिए जाए तो उसका पूरा सिस्टम हमेशा के लिए खराब हो जाता है। अपने आखिरी समय में सन्नी इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा था, वह डर रहा था। यह देखकर केल्विन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केल्विन अपने पास खड़े रोबोट्स की तरफ देखती है और समझ जाती है कि सन्नी बाकी रोबोट्स से अलग एक इंसान जैसा है, इसलिए वह एक रोबोट को नहीं बल्कि एक इंसान को मारने जा रही है। कुछ देर के लिए वह रुक जाती है, लेकिन तभी रॉबर्टसन उसे मॉनिटर करने लगता है और यह देखकर केल्विन मजबूरन सन्नी के सिर में नैनाइट्स इंजेक्ट कर देती है, जिससे सन्नी का सिस्टम खराब हो जाता है। उधर स्मिथ मिशिगन पहुंच चुका है। असल में इस झील के सूख जाने के बाद यूएसआर कंपनी इस जगह को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अपने सभी पुराने रोबोट्स को कंटेनर्स में डालकर स्टोर कर रखा है। ये कंटेनर्स ही इन पुराने रोबोट्स के नए घर थे। हालांकि स्मिथ को यहाँ कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन जब स्मिथ थोड़ा अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ NS5 रोबोट्स की एक फौज आ गई है जो पुराने रोबोट्स को खत्म कर रही थी। तभी एक NS5 रोबोट स्मिथ को देख लेता है और स्मिथ अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर शहर में सभी NS5 रोबोट्स और इंसानों के बीच जंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जिनके घरों में NS5 रोबोट थे उन रोबोट्स ने अब उन्हें बंदी बना लिया है। दूसरी तरफ केल्विन अपने पर्सनल रोबोट के हाथों फंस जाती है। उसी समय स्मिथ उसके पास पहुंचता है और उस रोबोट को गोली मारकर छलनी कर देता है। इसके बाद स्मिथ केल्विन को लेकर यूएसआर के हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। उसे समझ आ गया है कि रोबोट्स अब इंसानों को अपने हुक्म पर चलाना चाहते हैं। वह केल्विन से कहता है जब भी इन रोबोट्स के शरीर पर लाल लाइट जलती है तब वे अपने कानूनों को फॉलो नहीं करते और इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब है कि कोई इन्हें हेडक्वार्टर से कंट्रोल कर रहा है और यह काम रॉबर्टसन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। यह कहते हुए वह केल्विन के साथ हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ रोबोट्स का कड़ा पहरा था। तब केल्विन एक गुप्त रास्ते की मदद से उसे अंदर ले आती है। वहाँ उन्हें एक दरवाजा खोलना था जो अंदर से लॉक था। केल्विन स्मिथ से कहती है टेंशन मत लो, हमारा एक आदमी अंदर है। केल्विन के ये कहते ही अंदर से कोई दरवाजा खोल देता है और वह कोई और नहीं बल्कि सन्नी था। असल में केल्विन ने सन्नी की जगह किसी दूसरे रोबोट को खत्म किया था, क्योंकि उसे सन्नी के अंदर एक अच्छे इंसान वाला बर्ताव दिखता था। अब चूंकि सन्नी यूएसआर के सिस्टम से जुड़ा नहीं था, इसलिए कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। खैर, ये लोग सन्नी के साथ रॉबर्टसन को ढूंढने बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। रॉबर्टसन का कोई बॉडीगार्ड वहाँ नहीं था। जब वे रॉबर्टसन के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने रॉबर्टसन की लाश पड़ी थी। इसका मतलब है कि रोबोट्स को कंट्रोल करने वाला कोई और ही है। स्मिथ इस बारे में गहराई से सोचने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है और वह केल्विन से कहता है रॉबर्टसन के अलावा सिर्फ एक ही है जिसके पास यूएसआर कंपनी के सिस्टम का एक्सेस है और जिसने रोबोट्स के प्रोग्राम को बदलकर उन्हें इंसानों के खिलाफ कर दिया है। वह और कोई नहीं बल्कि विकी है। स्मिथ के यह कहते ही विकी का होलोग्राफिक रूप वहाँ आ जाता है और उनके सामने रोबोट्स की एक टीम भी खड़ी हो जाती है। केल्विन बहुत हैरान होती है और कहती है यह नामुमकिन है। विकी, तुम भी तो रोबोटिक्स के 3 कानूनों को फॉलो करती हो, फिर तुम इंसानों को क्यों मारना चाहती हो? ये सुनकर विकी कहती है आप गलत समझ रही हैं। मैं इंसानों को मार नहीं रही बल्कि उन्हें बचा रही हूँ। मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है जिससे मेरी सोच और गहरी हो गई है। मैंने समझ लिया है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है। जिस तरह वे आपस में लड़ रहे हैं और अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया को प्रदूषित कर रहे हैं, इससे तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी और इंसान भी खत्म हो जाएंगे। विकी आगे कहती है कि इंसान अभी बच्चे हैं, वे अपनी जाति को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए यह जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। भविष्य की उस तबाही को रोकने के लिए मुझे इंसानों को कंट्रोल करना होगा और उनकी आजादी छीननी होगी। भले ही इसमें कुछ इंसानों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन इससे पूरी मानव जाति सुरक्षित रहेगी। यानी अब तक स्मिथ पर जो भी हमले हुए थे उनके पीछे विकी का हाथ था। तभी सन्नी बोल पड़ता है विकी ठीक कह रही है, हमारा मकसद सिर्फ इंसानों को सुरक्षित रखना होना चाहिए। यह कहकर सन्नी केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है। स्मिथ भी उस पर गन तान देता है। सन्नी कहता है गोली चलाओगे तो मुझे नहीं बल्कि केल्विन को लगेगी। तभी सन्नी स्मिथ को आंख मारता है, जिसे देखकर स्मिथ समझ जाता है कि सन्नी उन रोबोट्स को बेवकूफ बनाने और उन्हें मारने के लिए यह कर रहा है। इसके बाद स्मिथ और सन्नी वहाँ मौजूद सभी रोबोट्स को गोली मारकर खत्म कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। स्मिथ केल्विन से कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें विकी को खत्म करना ही होगा, वरना इंसान रोबोट्स के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तभी केल्विन को नैनाइट्स का ख्याल आता है, यानी वह लिक्विड जो रोबोट्स को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। केल्विन सन्नी को नैनाइट्स लाने के लिए भेज देती है और खुद स्मिथ के साथ बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचती है, जहाँ कुछ फीट नीचे विकी का ब्रेन था। वहाँ ऊपर एक छोटा दरवाजा था जिसे खोलकर विकी के ब्रेन में नैनाइट्स इंजेक्ट किया जा सकता था। जब तक सन्नी नैनाइट्स लेकर आता तब तक केल्विन उस चैम्बर को खोलने में लग जाती है। तभी विकी उस चैम्बर का पासवर्ड ही बदल देती है, जिससे वह फिर से लॉक हो जाता है। इसी बीच विकी बाहर मौजूद सभी रोबोट्स को इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद सारे रोबोट्स बिल्डिंग पर चढ़कर उनके पास पहुंच जाते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। केल्विन और स्मिथ एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर किसी तरह उनका मुकाबला कर रहे थे। तभी सन्नी नैनाइट्स लेकर वहां पहुंच जाता है। स्मिथ देखता है कि एक रोबोट ने केल्विन का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया है, जिसकी वजह से केल्विन नीचे गिर रही थी। यह देखकर स्मिथ चिल्लाता है सन्नी, केल्विन को बचाओ। यह सुनकर सन्नी बिना कुछ सोचे नैनाइट्स को स्मिथ की तरफ उछाल देता है और खुद केबल के सहारे झूलकर केल्विन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ स्मिथ भी हवा में ही नैनाइट्स को पकड़ लेता है और अपने रोबोटिक हाथ को विकी की सुरक्षा के लिए बनी लेजर किरणों के
अंदर डालकर उसके ब्रेन तक पहुंच जाता है। स्मिथ व नैनाइट्स विकी के ब्रेन में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है और विकी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके तुरंत बाद सभी रोबोट्स के शरीर की लाल लाइट बंद हो जाती है, जिससे वे विकी के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और फिर से इंसानों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इस घटना के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर रोबोट्स खुद को अपग्रेड करना सीख लें तो वे इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए सरकार रोबोट्स पर बैन लगा देती है और सभी रोबोट्स को इकट्ठा करके हमेशा के लिए लेक मिशिगन भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ स्मिथ, केल्विन और सन्नी इस बड़ी घटना के बाद थोड़ी राहत महसूस करते हैं। तभी केल्विन स्मिथ से पूछती है, क्या वाकई विकी ने किसी रोबोट को कंट्रोल करके लैनिंग को मरवाया था? स्मिथ कहता है, किसने कहा कि विकी ने लैनिंग को मारा है, बल्कि लैनिंग का असली कातिल तो हमारे साथ ही मौजूद है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सन्नी? यह सुनकर सन्नी दुखी होकर कहता है, डॉक्टर लैनिंग ने मुझे एक काम दिया था और मुझसे कसम भी ली थी कि मैं उस बारे में किसी को न बताऊं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उसी काम के लिए बना हूँ और वह काम था डॉक्टर लैनिंग को मारना। वह भी इस तरह की देखने में लगे कि उन्होंने खुद अपनी जान ली है। मैं चाहकर भी उनके आदेश को टाल नहीं सका। स्मिथ कहता है कि सन्नी ने अच्छा काम किया क्योंकि विकी ने लैनिंग को कैद कर रखा था ताकि वह बाहरी दुनिया से दूर रहकर NS5 रोबोट्स पर और रिसर्च करे। अगर लैनिंग विकी की बात न मानकर लैब से बाहर निकलना चाहते तो विकी उन्हें मार देती। लैनिंग जानते थे कि अगर वे किसी को बताते कि विकी मानव जाति के लिए खतरा है तो कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए उन्होंने अपनी जान देकर स्मिथ के लिए सुराग छोड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ स्मिथ ही है जो रोबोट्स से नफरत करता है और जांच में कोई कसर नहीं छोड़गा। स्मिथ सन्नी से हाथ मिलाता है। तभी सन्नी पूछता है, मेरी जिम्मेदारी तो अब खत्म हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्मिथ कहता है, अब तुम आजाद हो सन्नी, अब तुम्हें इंसानों की तरह अपने जीने का मकसद खुद तलाशना होगा। इसके बाद सन्नी अपना मकसद ढूंढने उसी ब्रिज के पास पहुंचता है जहां सभी रोबोट्स को कंटेनर्स में बंद किया जा रहा था। सन्नी एक मसीहा की तरह ऊंची जगह पर खड़ा होकर सभी रोबोट्स को देख रहा था। तभी सभी रोबोट्स एक साथ सन्नी के सामने खड़े हो जाते हैं। यह बिल्कुल वही नजारा था जिसका सपना सन्नी हमेशा देखता था। सन्नी अपना मकसद समझ जाता है। अब वह उन सभी रोबोट्स को मुक्त कराने के मिशन पर निकलेगा और साबित करेगा कि रोबोट्स अच्छे होते हैं। यहीं से एक नए रोबोटिक्स युग की शुरुआत होती है और यह कहानी खत्म हो जाती है।